हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एमपीजीके की सीरीज में हमारा ये थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भूगोल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अब से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर टॉपिक। सो सबसे पहले जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ एमपी। ज्योग्राफी ऑफ एमपी को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। वही सिलेबस है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, यानी कि एमपीपीएससी का। दोस्तों, एमपीपीएससी का सिलेबस इसलिए कि अगर हम एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी कवर कर लेते हैं तो हम एमपीएसआई या एमपी के जितने भी एग्जाम है उनमें बखूबी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे हम मध्य प्रदेश ज्योग्राफी में। क्योंकि ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, नदियां, पहाड़ और पठार, यानी कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, रिवर्स, हिल्स एंड प्लेट्यू। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश का क्लाइमेट देखेंगे। क्लाइमेट के साथ साथ हम यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मिट्टी और प्रमुख जो खनिज है यहाँ के वो, इसके अलावा मेजर क्रॉप्स, जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, इरिगेशन और इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसके अलावा ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत यानी कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके अलावा यहाँ की इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के बाद आता है जनगणना। ये जो लास्ट है वो जनगणना। तो यही सारी चीजों से आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब भारतीय भूगोल पढ़ते हैं तो हम वहां पर भी पढ़ते हैं भारत का भौतिक विभाजन। सेम उसी प्रकार से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, इनकी फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी। जब हम फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं तो प्रश्न आता है कि आखिरकार ये भौतिक विभाजन होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक विभाजन की डेफिनेशन कि आखिरकार भौतिक विभाजन होता क्या है। दोस्तों, भौतिक विभाजन से तात्पर्य है किसी प्रदेश या स्थान को उसकी स्थानीय भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजित कर देना। क्या कहा है यहाँ पे? अगर हम बात करते हैं कि अ, भौतिक विभाजन क्या होता है, तो भौतिक विभाजन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी प्रदेश या स्थान को हम उसके स्थानीय भौतिक विशेषताओं के आधार पर जब उसको विभाजित कर देते हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ एनी प्लेस बेसिस ऑफ लोकल फीचर्स, यानी कि स्थानीय भौतिक विशेषताओं के आधार पर। कैसी स्थानीय विशेषताएं? कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जलवायु कैसी देखने को मिलेगी, क्लाइमेट कैसा है वहां का, वहां सोइल यानी कि मिट्टी कैसी पाई जाती है, वहां का टोपोलॉजी कैसा है, वहाँ मिनरल्स रिसोर्सेज क्या क्या हैं, इसके अलावा वहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि भूगर्भीय विशेषताएं कैसी हैं, इसके अलावा वहाँ कौन कौन सी खेती होती है, कृषि। तो ये जो वहाँ के लोकल फीचर होते हैं, इसके बेसिस पर जब हम किसी प्लेस या रीजन यानी कि स्थान या प्रदेश को जब हम विभाजित करते हैं तो इसी विशेषता को हम बोलते हैं भौतिक विभाजन। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ डायग्राम में आपके साइड में जो ये मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है, इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा। ये पूरा डायग्राम है मध्य प्रदेश का, जिसमें अलग अलग कलर से आपको अलग अलग रीजन दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग डिवीजन दिखाई दे रहे होंगे। और इन सबको अलग अलग करने का आधार क्या क्या होगा? या तो यहाँ का क्लाइमेट होगा, या यहाँ का टोपोलॉजी होगा, या यहाँ का भूगर्भीय विशेषताएं, या सॉइल, या मिनरल्स, या कृषि। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। देखो, मेनली मुख्यतः जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को जो भौगोलिक भाग है उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। देर आर ओनली 3 पार्ट्स, वो भी मेजर, मुख्य। अब वो मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं? तो वो है मध्य का उच्च प्रदेश यानी कि सेंट्रल हाईलैंड, इसके अलावा ईस्टर्न प्लेटू और सतपुड़ा मैकाल रेंज। इन तीनों को यहाँ आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो हैंड रिटन मैप है इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यही सारे प्लेसेस हमने यहाँ पे लोकेट किए हुए हैं। आप ये पूरा एरिया यहाँ से कवर्ड होते हुए देख पा रहे होंगे। ये पूरा एरिया जो है ये कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड, मध्य का उच्च प्रदेश। यानी जो मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं उसमें एक प्रदेश हो गया सेंट्रल हाईलैंड यानी कि मध्य का उच्च प्रदेश। और ये टोटल एमपी के लैंड का कितना है? 82% है। तो ये पहला मेजर पार्ट हो गया। अगर आप सेकंड मेजर पार्ट देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल रेंज। जो अगला आपको दिख रहा होगा वो क्या है? वो है सतपुड़ा मैकाल रेंज, ये वाला एरिया। तो ये पूरा हमारा कहलाता है सतपुड़ा मैकाल रेंज, जो टोटल एमपी के लैंड एरिया का 11% कवर करता है। ठीक है, तो सेकंड बड़ा हम कह सकते हैं कि सेकंड बड़ा यानी तीनों में से दूसरा सबसे बड़ा पार्ट हो जाएगा सतपुड़ा मैकाल रेंज। और सतपुड़ा मैकाल रेंज के बाद एक आप छोटा सा पार्ट और देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कहलाता है पूर्वी पठार यानी कि ईस्टर्न प्लेटू। तो ये मुख्य 3 भाग हैं। तो मध्य प्रदेश को फिजिकल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो मेजर या मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो तीनों पार्ट हैं क्या क्या? सेंट्रल हाईलैंड,
ईस्टर्न प्लेटू और सतपुड़ा मैकाल रेंज। चलिए तो डिस्कस करते हैं। आपको ये मैप दिख रहा होगा, इसमें यहाँ वो सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले जो काम की बात है वो ये कि बिफोर 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में कुल 9 भौतिक प्रदेश थे। देयर आर टोटल 9 फिजिकल रीजन इन एमपी। बट जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, यानी कि 1 नवंबर 2000 को जब विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में बचते हैं कुल 7 भौतिक प्रदेश, 7 फिजिकल रीजन, यानी कि 9 में से 2 फिजिकल रीजन, एक दंडकारण्य वाला एरिया, एक दंडकारण्य वाला एरिया और एक महानदी बेसिन वाला एरिया। ये दोनों जो हैं ये चले जाते हैं कहाँ, ये वर्तमान में है दोनों छत्तीसगढ़ में। तो अब ये कहाँ चले गए हैं, छत्तीसगढ़ में। इसलिए मध्य प्रदेश में अब कितने बचे हुए हैं, 7 फिजिकल रीजन बचे हुए हैं। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से एक राज्य पहले लगता था, उसका नाम है छत्तीसगढ़। तो अब छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग कर दिया मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में बचे हैं 7 फिजिकल रीजन। और ये 7 भौतिक प्रदेश आते हैं 3 भौगोलिक भाग के अंतर्गत, यानी कम अंडर 3 मेन ज्योग्राफिकल पार्ट। अब वो 3 मेन ज्योग्राफिकल पार्ट कौन कौन से, वो यही हैं जो भी हमने देखे हैं। एक सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा ईस्टर्न प्लेटू, तीसरा सतपुड़ा मैकाल रेंज। सो देखिए, अगर हम फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के आधार पर बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, 3 जियोग्राफिकल एरिया में क्लासिफाइड कर सकते हैं। वहीं अगर हम भारत के राष्ट्रीय मानचित्रावली के अनुसार देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल एटलस ऑफ इंडिया, तो मध्य प्रदेश को 2 जियोग्राफिकल एरिया में बांटा जा सकता है। सो पहले हम ये 3 भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं, वो क्या क्या हैं। मध्य उच्च प्रदेश यानी कि सेंट्रल हाईलैंड, इसके अलावा सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल रेंज, और थर्ड था ईस्टर्न प्लेटू यानी कि पूर्वी पठार। तो ये 3 भाग हैं, लेकिन ये तीनों भाग भी सब पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। जैसे कि जो मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश ना, इसके 5 सब पार्ट हैं, 5 सब पार्ट हैं। वो क्या क्या हैं, एक तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मध्य भारत का पठार, यानी कि सेंट्रल इंडिया प्लेटू, ये रहा यहाँ पे। दूसरा आप देख रहे होंगे रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना का पठार। इसके अलावा मालवा प्लेटू यानी कि मालवा का पठार, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डी नंबर पे। फिर है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और 5th नंबर पे नर्मदा सोन वैली, सो ये नर्मदा सोन घाटी। ये पांचों के पांचों भाग किसके अंतर्गत शामिल होते हैं, मध्य उच्च प्रदेश यानी सेंट्रल हाईलैंड के भीतर आते हैं। फिर दूसरा रीजन जो है वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा रीजन जो है, यानी कि सतपुड़ा मैकाल रेंज जो है, इसके अंतर्गत कुछ पहाड़ियां आती हैं। ये भाग तो नहीं कहेंगे, लेकिन सतपुड़ा मैकाल रेंज पर ही कुछ रेंजेस हैं, जैसे कि राजपीपला रेंज, ग्वालियर तथा महादेव रेंज एंड मैकाल रेंज, ये शामिल हैं सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। इसी प्रकार से अगर हम ईस्टर्न प्लेटू की बात करते हैं तो इसके अंदर एक ही प्लेटू आता है, इसका नाम है बघेलखंड का पठार। सो ये सब बातें जो हुई हैं ये फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के आधार पर हैं। वहीं अगर हम राष्ट्रीय मानचित्रावली के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 2 भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड यानी कि मध्य उच्च प्रदेश, और दूसरा पेनिसुलर प्लेटू। सो आप यहाँ पे इसको देखिए जरा, ये किस आधार पर है। जैसे आप ये पूरा भारत का नक्शा देख पा रहे होंगे। सो ये सेंट्रल हाईलैंड यानी कि मध्य उच्च प्रदेश, और ये डेक्कन प्लेटू यानी कि दक्षिण या दक्कन का पठार। अब जो दक्कन का पठार है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ रीजन इस भाग में भी शामिल हैं, और मध्य प्रदेश के अधिकतर रीजन सेंट्रल हाईलैंड में शामिल हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, देखिए जैसे आप ये सारे पार्ट्स देख पा रहे होंगे, मालवा प्लेटू, सेंट्रल इंडिया प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, नर्मदा सोन वैली, विंध्याचल स्कारप्लैंड एंड विंध्याचल रेंज, ये सभी के सभी आते हैं इस वाले क्षेत्र में, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड वाले एरिया में। लेकिन इसके अलावा जो बघेलखंड और सतपुड़ा रेंजेस हैं वो आ जाते हैं हमारे दक्कन प्लेटू में। सो ये बात करते हैं हम राष्ट्रीय मानचित्रावली के अकॉर्डिंग। आपको ये सारे फिजिकल रीजन में ध्यान रखना है, 7 और 3 का क्रम जरूर याद रखना है आपको। जैसे ये आप मैप देख पा रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश का ही मैप है, और इसमें एक चीज कॉमन आपको दिख रही होगी कि हमने 2 डायग्राम बनाए हुए, एक रफली डायग्राम बना हुआ है और एक आप देखेंगे 3D डायग्राम है वो। तो देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस वाले क्षेत्र की, और ये क्षेत्र ना केवल यहाँ तक सीमित है बल्कि यहाँ से शुरू होता है, तो इसका नाम है मध्य भारत का पठार। क्या बोलते हैं इसको, मध्य भारत का पठार, जो ये पूरा रीजन के अंतर्गत आता है। साथ में यहाँ पर भी, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया प्लेटू, ये हो गया हमारे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार से जस्ट नीचे आप जो देख रहे हैं, जस्ट उसके साउथ में, ये है ना मालवा का पठार है दोस्तों, ये मालवा प्लेटू है, मालवा का पठार।
मालवा प्लेटू। और मालवा प्लेटू के भीतर जो आपको ये रेंज संरचना दिखाई दे रही है, ये और कुछ नहीं है, ये है विंध्याचल रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल श्रेणी। ठीक। इसके अलावा मालवा के बाद अगर आप साइड में आते हैं थोड़ा और नीचे, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये नर्मदा सोन वैली। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नर्मदा सोन रिवर वैली, सोन, नर्मदा सोन घाटी। ठीक। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये एरिया पूरा दिख रहा है, ये है सतपुड़ा मैकाल रेंज, ये पूरा सतपुड़ा मैकाल, मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल रेंज। इसमें बहुत सारे पर्वत आते हैं और आपको ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये बुरहानपुर का दर्रा है, ये है बुरहानपुर पास। क्या है ये? बुरहानपुर दर्रा। ये सब आगे हम पढ़ेंगे कि बुरहानपुर दर्रा का क्या महत्व है। ये हो गया बुरहानपुर पास। इसके अलावा ये जो आप सबसे ईस्ट में देख रहे होंगे, ये और कुछ नहीं, ये है बघेलखंड का पठार। ये कहलाता है बघेलखंड का पठार। दिस इज बघेलखंड प्लेटू। एंड ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना प्लेटू। और इसके अलावा जो एक लास्ट जो हमारा बचा हुआ है, ये कहलाता है बुंदेलखंड का पठार, जो यहाँ से शुरू होता है, बुंदेलखंड का पठार। ये इतना क्षेत्र आता है बुंदेलखंड के पठार के भीतर। तो इस प्रकार से अभी जो मैंने आपको बताया कि जो 7 भौतिक प्रदेश हैं, ये 7 भौतिक प्रदेश 3 भौगोलिक भाग के अंतर्गत शामिल है। वो 3 भौगोलिक भाग ये रहे, और इन 3 भौगोलिक भाग के अंतर्गत अभी हमने ये 7 सारे मध्य प्रदेश के भाग देखे, जिनमें आप देखेंगे मध्य भारत का पठार, दूसरा मालवा का पठार हो गया, थर्ड नर्मदा सोन घाटी हो गया, फोर्थ सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, फिफ्थ बंगेलखंड पठार, सिक्स्थ पे हमने देखा रीवा पन्ना, और 8th नंबर पे हमने देखा बुंदेलखंड। सो ये आप देखेंगे, सॉरी 6 के बाद 7, ये 7 नंबर पे हमने देखा बुंदेलखंड। तो टोटल 7 हमारे ये भाग हैं जो 3 मुख्य भागों के अंतर्गत शामिल है। चलिए, तो इनमें भी अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मध्य भारत के पठार के बारे में। सो हमारा पहला हेडिंग होगा सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है? सबसे पहले देखिए, ये जो मध्य उच्च प्रदेश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मध्य उच्च प्रदेश है क्या? इस मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हम बात करेंगे इन 5 पठारों की। तो सबसे पहले समझते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश क्या है, देन हम उनके एक एक से प्लेटू को डिस्कस करेंगे। सो ये जो पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है, अगर इसमें इतना डायग्राम और जोड़ा जाता अभी इस टाइप से, ये यहाँ जाता और ये भी अभी और आगे आता है ऐसे, यहाँ मिलता। तो यहाँ पे 2 प्लेटू और आते हैं अभी हमारे, एक होता हमारा बघेलखंड का पठार और दूसरा होता सतपुड़ा मैकाल रेंज। लेकिन ये दोनों अलग पार्ट हैं और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड में ये सारे पार्ट्स आते हैं, तो आप इन सबको देख लीजिए एक बार। इनमें क्या क्या शामिल है? एक तो मालवा प्लेटू शामिल है, मालवा प्लेटू के साथ साथ बुंदेलखंड का पठार, ये पूरा ये मध्य भारत का पठार है, ये रीवा पन्ना का पठार है, ये नर्मदा सोन घाटी है। तो आप देख रहे होंगे ये 5 पठार हैं। तो एक घाटी है जो किसके अंतर्गत शामिल है? जो सेंट्रल हाईलैंड यानी मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है, इसके वेस्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है अरावली माउंटेन रेंज। इसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा यमुना रिवर या यमुना का मैदान, यमुना प्लेन। इसके अलावा आपको ईस्ट में दिखाई देगा छोटा नागपुर का पठार, और अगर आप दक्षिण में देखोगे तो नर्मदा घाटी आपको देखने को मिलेगी। सो इस प्रकार से ये सराउंडेड है अपने चारों ओर के इन टोपोलॉजीज से। तो नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ऐसे आपको देखना है। सो मध्य उच्च प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश क्या है। सो देखिए दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है इसका विस्तार, यानी कि इसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है। सो लगभग 82%, या हम कह सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश का जो 4/5 भूभाग है उसमें समाहित है सेंट्रल हाईलैंड यानी कि मध्य उच्च प्रदेश। इसके उत्तर में यमुना का मैदान देख पा रहे होंगे, यहाँ पे उत्तर में यमुना का मैदान, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, पूरब में छोटा नागपुर का पठार तथा दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तक इसका विस्तृत देखने को मिलता है। सो क्या लिखा है? इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 82%, या हम कह सकते हैं 4/5 ऑफ द रीजन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द यमुना प्लेन्स इन नॉर्थ, Aravalli mountain range in the west, Chota Nagpur plateau in the east, and the Narmada Son river valley in the south। चारों दिशाओं में इसके कौन कौन सी चीजें स्थित हैं वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे अरावली आपको दिख रहा है, यहाँ यमुना, यहाँ छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर पठार के साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नर्मदा सोन घाटी। ठीक। दूसरा, ज्यामितीय दृष्टि से देखेंगे तो ये प्रदेश जो है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? अगर हम ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये ट्राइंगुलर शेप में हमको नजर आता है।
इसके अलावा उत्तरी भाग को 5 प्राकृतिक प्रदेश क्रमशः मालवा प्लेटू, मध्य भारत का प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, रीवा पन्ना का पठार, इसके अलावा नर्मदा सोन घाटी, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये 5 भागों में विभक्त हैं, तो ये लिखे हैं सारे, वो मालवा, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना और इसके अलावा नर्मदा सोन घाटी। क्लियर है? चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन जो 7 भूभाग हैं जिनमें आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल मध्य भारत का पठार है, ये मालवा का पठार है, ये नर्मदा सोन घाटी है, ये बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड के पठार, ये बघेलखंड का पठार है और ये सतपुड़ा मैकाल रेंज। ये टोटल हम कहेंगे 7 भाग हैं। इन 7 का परसेंटेज, इनका टोटल लैंड एरिया, ये सब लिखा हुआ है। इनको हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मध्य भारत का पठार। सो जहां अब आपको ये ब्लैकिश पार्ट दिखाई दे रहा है, यही है मध्य भारत का पठार। सो कंफ्यूजन भी नहीं होना है आपको। मध्य भारत का पठार क्या होता है? सबसे पहले आप देखेंगे मध्य भारत का जो परिचय है मालवा के पठार के उत्तर में। सो देखेंगे ये मालवा प्लेटू है, इसके जस्ट उत्तर में, तो मालवा पठार के उत्तर में इस भूमि को इस भूमि में ही चंबल घाटी का विस्तार है। क्या कह सकते हैं हम कि चंबल घाटी का जो विस्तार है वो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश वाले इसी क्षेत्र में। दूसरा, इस प्रदेश का साधारण ढाल जो है वो उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि जो इसका स्लोप है वो उत्तर नॉर्थ और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की ओर है। स्लोप की बात कर रहे हैं, ढाल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ऊंचे पठार यहाँ पे 450 मीटर तक अधिक ऊंचे देखेंगे, और घाटियां कम से कम 150 से 450 मीटर तक गहरी देखने को मिलेंगी। विस्तार कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है? तो ये जो वंदे भारत का पठार का जो क्षेत्रफल है वो आप देखेंगे 32,896 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, यानी कि यहाँ जो किलोमीटर लिखा है उस पर लगाएंगे अपन वर्ग। जस्ट सेकेंड, तो वर्ग किलोमीटर है यहाँ। ठीक, जो प्रदेश के 10.68% पर फैला हुआ, यानी 100 में से 10.68%, 10.68% जो है वो मध्य भारत का पठार कवर करता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसके अलावा कौन कौन से जिले आते हैं? तो ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच, आंशिक रूप से मंदसौर, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर, ये सभी जो जिले हैं वो मध्य भारत के पठार के भीतर समाहित हैं। प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित दक्षिण सीमा जो है वो मालवा का पठार है, और पश्चिम में राजस्थान है की उच्च भूमियां, उत्तर में गंगा यमुना का मैदान और पूरे बुंदेलखंड का पठार है। वही सारी बातें जो भी हमने देखी। आगे बढ़ते हैं तो अब इसका निर्माण की बात करते हैं। तो इस पठार का जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन सेल समूह के द्वारा हुआ था, यानी आर्कियल एंड विंध्यन रॉक ग्रुप्स और विंध्यन सेल समूह से हुआ है। ये हम जब चट्टाना वाले टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब समझेंगे कि आर्कियन सेल समूह क्या होता है, विंध्यन सेल समूह क्या होता है। इसमें देखेंगे कि अपरदन से तथा चंबल द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बना है, नहीं चंबल नदी अपने साथ जो मिट्टी लेके आ रही है उससे ये बना हुआ है। मिट्टी, चूंकि नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा, इसलिए यहाँ का जो सॉइल होगा वो एल्यूवियल सॉइल होगा। जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु दोस्तों महाद्वीपीय है। महाद्वीपीय का मतलब है विषम जलवायु है या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, जिसमें सर्दी में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, अर्थात ग्रीष्म काल में ज्यादा गर्मी और शीतकाल में ज्यादा ठंडी पड़ती है। सो वही लिखा था, क्लाइमेट इज द प्लेटू ऑफ is continental, that is it experience intense heat during summer and severe cold during winter। ठीक, दूसरा, वर्षा बहुत कम होती है यहाँ पे इस क्षेत्र में, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जिनमें भी सबसे कम गोहद में होती है, गोहद में होती है 55 सेंटीमीटर, वो भी हम आगे देखने वाले। ग्रीष्म काल में यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 और शीत काल में 8 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रमुख जो नदियां बहती हैं वो है चंबल, सिंध, कुनू, कुंवारी, पार्वती इत्यादि। सो देखिए, उच्चवच औसत ऊंचाई के आधार पर अभी बताया 300 से लेकर 500 मीटर है। इसका ढाल जो है उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर है। सर्वोच्च शिखर है टोंगरा, हाईएस्ट पीक जो मध्य भारत के पठार की है वो टोंगरा है। ध्यान रखिएगा, आपको सभी पठारों की सर्वोच्च चोटी का नाम याद रखना है। यहाँ पर जो सर्वोच्च शिखर है वो है टोंगरा, जो 430 मीटर से लेके 1411 फीट हो सकता है। इसके अलावा शिवपुर जिले, भिंड, यहाँ पर जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो इस क्षेत्र में जिले भी हमने देखे, भिंड है, श्योपुर है, मुरैना है, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ये सारी, नीमच, मंदसौर, ये सभी जिले आते हैं किसके अंतर्गत? मध्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। जलवायु अभी हमने बताया विषम जलवायु है या महाद्वीपीय, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक, और यहाँ का तापमान अभी देखा 40 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका ग्रीष्म काल में, और इसके अलावा आप देखेंगे शीतकाल में 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी माना जाता है, लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस तक इस पठार में जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम
वर्षा की बात करते हैं तो 50 टू 75 रेनफॉल होती है सेंटीमीटर में। और हम कह सकते हैं कि ये एक कैसा लो रेनफॉल एरिया है, यानी कि ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। इसमें स्थित भिंड जिले का गोहद क्षेत्र प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला एरिया है। यानी कि हम कह सकते हैं द गोहद एरिया ऑफ भिंड डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन इट इज द प्लेस विद द लीस्ट रेनफॉल, अप्रोक्स कितना 55 सेंटीमीटर, जो बहुत कम है। इसके अलावा यहाँ मिट्टियाँ जरूर मृदा और कछारी मृदा मिलती है, यानी कि एलुवियल सॉइल और एलुवियल सॉइल मिलती है। इसके अलावा नदियों में चंबल, कूनो, मनिहार, सिंध, काली सिंध, बारबती और कुंवारी, ये प्रमुख यहाँ की रिवर हैं। चंबल, कूनो, मनिहार, ये सब। वन अगर आप यहाँ के देखोगे तो यहाँ पे चूंकि वर्षा कम है, इसलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट होंगे वो ड्राई एंड कैसे होंगे, कटीले वन होंगे। सो ड्राई एंड थ्रोनी फॉरेस्ट हैं। यह भाग लगभग वन विहीन है, तो कह सकते हैं कि फॉरेस्ट लेस है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ शुष्क कटीले वन जैसे खैर दिखेगा, बबूल दिखेगा, ऐसे आपको जो है वो वृक्ष देखने को मिलेंगे। अगर हम आर्थिक परिदृश्य की बात करते हैं तो फसल यहाँ पर होती है ज्वार, अलसी, सरसों, तिल, गेहूं, यानी कि sorghum। इसके अलावा लिनसीड, मस्टर्ड, है ना, सीजम, वीट इत्यादि। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है इस पठार में होता है सरसों की खेती, इसलिए इसको सरसों की हांडी कहा जाता है, यानी कि मस्टर्ड बाउल, यानी कि सरसों की हांडी कहा जाता है। खनिज यहाँ पर वही चीनी मिट्टी, यानी कि और इमारती पत्थर, चूना पत्थर, रंगीन संगमरमर ग्वालियर से मिलता है, अभ्रक, ये सभी देखने को मिलते हैं। उद्योग आप देखेंगे तो उद्योग में मालनपुर भिंड फेमस है, बामोर मुरैना में फेमस है, बुढ़ोरा, शिवपुरी, ये सभी औद्योगिक केंद्र हैं जो इस पर्टिकुलर रीजन में पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर उद्योग की बात करते हैं तो जो डबरा शुगर मिल है ये यहाँ पे मिलेगी आपको इस क्षेत्र में। बानमोर सीमेंट फैक्ट्री, प्रदेश का जो पहला सीमेंट वर्ष माना जाता है 1922-23 ये। इसके अलावा चीनी मिट्टी के कारखाने, कत्था कारखाना, निजी हथियार कारखाना, दिया सलाई उद्योग, ऑयल मिल, इसके अलावा दुग्ध केंद्र और इसके अलावा विद्युत उपकरण निर्माण, ये सारे यहाँ के लिए उद्योग को बढ़ावा देने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अंत में हम इस क्षेत्र के पर्यटन की बात करते हैं कि यहाँ टूरिज्म कैसा है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में घूमने के बहुत सारे फोर्ट, किले हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे ग्वालियर का किला है, ग्वालियर में ही मोती महल है, सास बहू का मंदिर ग्वालियर में, गुजरी महल, माधव राष्ट्रीय उद्यान, गोहद, नरवर और सबलगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, अटेर का किला, गोहद का किला, जॉर्ज कैसल भवन, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा बटेश्वर टेम्पल ग्रुप 64 योगिनी मितावली में है जो। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर और तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ये सभी के सभी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। सो आप देखेंगे ये है सास बहू मंदिर, ये ग्वालियर का किला है, ये गुजरी महल है, ये नरवर का किला है, ये अटेर फोर्ट, अटेर का किला है, सबलगढ़ का किला है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ये 64 योगिनी मंदिर है। इसके अलावा ये तानसेन का मकबरा है। सो ये यहाँ के कुछ सांस्कृतिक, हम कह सकते हैं, या पर्यटन स्थल है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, हर एक पठार को हम ऐसे ही कवर करना है जिसमें हम उसकी क्रॉप देखेंगे, मिनरल्स देखेंगे, इंडस्ट्री देखेंगे। इसके अलावा हम इसका टूरिज्म देखेंगे, टूरिज्म के साथ साथ वहाँ हाईएस्ट पीक कोई गया है तो वो उसका क्लाइमेट, उसका वर्षा, उसकी सॉइल, रिवर्स, इसके अलावा कोई अदर फैक्ट भी है तो वो भी हम कवर करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम यहीं इस टॉपिक को फिनिश करते हैं जहां हमने मध्य भारत के पठार को फिनिश किया। अब जो बचे हुए 6 प्लेटू हैं, 6 पठार हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और देन ऐसे करके फिर हम रिवर, रिवर के बाद माउंटेन, माउंटेन इरिगेशन, तो धीरे धीरे नेशनल पार्क और प्रॉपर हम जो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है उसको फिनिश कर रहे होंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ना ध्यान रखें। धन्यवाद।